वॉशरूम था या कोई डरबा प्लास्टिक के टब में पानी भरा था। कोई शावर वगैरह नहीं था। उफ, मैं कैसे नहाऊंगी। उसने अपने घर का वॉशरूम याद आ गया। अब मजबूरी थी, सफ़र के वक्त की मिट्टी धूल जमी थी। उसकी नफासत पसंद तबीयत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह फ्रेश हुए बगैर पानी भी पी ले। जैसे तैसे वह फ्रेश होकर बाहर निकल आई। उसी कमरे में प्लास्टिक की टेबल पर चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, शामी कबाब और चिप्स वगैरह रखे थे। चाय पीकर उसे मानना पड़ा कि ऐसा जायका उसके घर के बावर्ची में भी नहीं है। फिर जब उसने खाना खाया, बिरयानी इतने मज़े की थी कि उसका जी चाहा वह उंगलियां चाटती रहे। हुमैरा समीरा इतनी अच्छी थी, उसने ढेरों बातें करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसे नींद आ रही थी। असफन ने महसूस कर लिया, आओ ईशा, मैं तुम्हें अपना छोटा सा घर दिखाऊं। फिर तुम आराम करना। एक कमरे में 2 बेड लगे थे। उनके सेंटर में टेबल पड़ा हुआ था जिस पर कुछ किताबें सलीके से रखी थी। यह हुमैरा समीरा का कमरा है। फिर एक कमरे में नीले रंग का कारपेट बिछा हुआ था और सेंटर में बेड लगा हुआ था। दीवार के साथ 2 कुर्सियां रखी थी। दीवार पर बहुत खूबसूरत कुदरती मंजर की तस्वीर लगी थी। यह तुम्हारा कमरा है ना? उसने खुश होकर पूछा। यस, असफन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर तो मैं यहीं आराम करूंगी, वह बेड पर बैठते हुए बोली। जब मैं तुम्हारा तो मेरी हर चीज़ तुम्हारी, उसने ईशा के खिले खिले चेहरे की तरफ देखकर कहा। अच्छा, अब जाओ, मुझे आराम करने दो, वह शर्माते हुए बोली। असफन मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उम्मीद के मुताबिक अम्मी बरामदे में असफन का इंतज़ार कर रही थी। वह उनके करीब ही बैठ गया। वह जानता था कि अम्मी क्या पूछना चाह रही है, इसलिए उसने साफ साफ बात बता दी। अम्मी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल है। जहाँ हुमैरा समीरा मेरी बेटियाँ हैं, जैसे तैसे मैं मशीन चलाकर, वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इस घर को चला रही है, ऐसे ही ईशा को भी 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। अम्मी के चेहरे पर उम्मीद के बुझे दियों को देखकर असफन के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसने दिल में फैसला किया कि वह ईशा से जितनी भी मोहब्बत करता है, लेकिन माँ से वादा किया था वह भी ज़रूर निभाएगा। गर्मियों के दिन थे। रात खुले सहन में चारपाई बिछाई गई। वह हुमैरा समीरा से बातें कर रहती रही। दोनों जुड़वा बहनें थी, हाल ही में मैट्रिक किया था। वह भी किसी साथ वाले कस्बे से किया था। उनके गांव में तो मिडिल क्लास तक स्कूल ना था। उससे आगे उन्हें कहाँ पढ़ाई का शौक़ तो था, लेकिन पढ़ नहीं सकती थी। ईशा को वह इतनी प्यारी लगी। उसने सोचा वह ज़रूर इन दोनों के लिए कुछ करेगी। फिर अम्मी से ने कहा, रात बहुत हो गई, अब तुम लोग सो जाओ। ईशा की वो बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी कि उसे गर्मी का एहसास हुआ। वह उठकर बैठ गई। लाइट चली गई थी। उसका दम घुटने लगा था। सब आराम से सो रहे थे। फिर उन्हें मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। उसका दिल चाहा कि वह ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दे। रात भी पहाड़ जैसी हो गई थी। सारी रात गर्मी, हुम्स रात उसने बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह होते ही उसने सामान पैक किया। असफन, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताओ सही। मैं परेशान हो गया था। बस मुझे जाना है, वह जिद कर रही थी। फिर अम्मी, हुमैरा, समीरा से सरसरी तौर पर मिलकर वह दिल्ली चला आया। सितारा बेगम और महमूद साहब को कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उनकी बेटी थी, वह जानते थे कि किन सुकूनों में पली बढ़ी है, लेकिन उन्हें उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब वह बीमार हो गई। उसे मलेरिया हो गया था। उसे अस्पताल में दाखिला करवाना पड़ा।
असफन शर्मिंदा होकर उसकी देखभाल के लिए आता जाता था। जब वे सेहतयाब होकर घर आ गई तो सितारा बेगम ने उससे असफन के बारे में पूछा तो वह बोली, शादी तो अब भी मैं उसी से करूँगी, लेकिन वह यही रहेगा मेरे साथ, मैं गांव नहीं जाऊंगी। उन्होंने असफन को बुलाकर सारी बात की। उसने नहीं माना था और वह नहीं माना। उसने कहा, ईशा मेरे साथ शादी करके मेरे साथ घर पर रहेगी, मेरी माँ और बहनों के साथ। बेटा आप अपने घर वालों को यहाँ ले आएं, हम अपनी बेटी को अलग से मकान दे देंगे। महमूद साहब ने उसे समझाया। नहीं अंकल, मैं नहीं रह सकता, गरीब आदमी में ईगो बहुत होती है। महमूद अंकल और सितारा बेगम ये बात जानते थे। सब कुछ ठीक हो गया था। ईशा को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। असफंद ने ईगो में आकर मुझे ठुकरा दिया। मोहब्बत में तो ईगो नहीं होती। वह बहुत रोई थी और ये बात भूल गई थी कि ठुकराया तो उसने है। असफंद को उसकी गरीबी की वजह से फाइनल एग्ज़ाम हो गए थे। असफंद से उसका मिलना जुलना बंद हो गया था। वह खामोश रहने लगी थी। असफंद ने उसने कोई गिला नहीं शिकवा नहीं किया था। वह खामोशी से जाने कहाँ चला गया था। ईशा ने सोचा कि वह शादी नहीं करेगी, लेकिन मुइज़ कमाल की मोहब्बत और दोस्ती ने उसे संभाला तो उसने मम्मी डैडी के सामने सर झुका दिया। मुइज़ कमाल अच्छा शौहर साबित हुआ था। वह मुतमईन थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसकी मम्मी डैडी एक हादसे में इस दुनिया से चले गए थे और वह अकेली हो गई और बहुत मायूस सी रहने लगी थी। उसके लिए सब एक शाख से कम नहीं था, लेकिन मुइज़ कमाल और उसके घर वालों ने उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। उसमें माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद, फिर मुइज़ कमाल की बिजनेस, वह शहर के अमीर तरीन लोगों में थे। फिर खुदा ने उसे एक बहुत खूबसूरत सा बेटा भी दिया। वे अपने बेटे को पाकर सब गम भूल गई। वह खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी, क्योंकि उसका बेटा था ही इतना खूबसूरत। उसका बेटे का नाम उसने हादी रखा। असफंद यार से उसने मोहब्बत की थी। कभी कभार ये बात याद करके उसके दिल में चुटकियाँ सी लेती थी, जिसे वह हमेशा भुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह उसको उतना ही याद आता था। उसको ये भी नहीं पता था असफंद यार अब कहाँ है, क्या करता है और कहाँ रहता है। एकदम उसकी हंसती बसती ज़िंदगी को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। बिजनेस में दिन बे दिन नुकसान होता जा रहा था और वो इतनी टेंशन में रहने लगी थी कि दिन पे दिन नुकसान पे नुकसान और टेंशन को बढ़ाए जा रहा था। मुइज़ कमाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेकार। 2 साल में ही उन्होंने अपनी सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ा। बैंक से इतना लोन लिया कि वापस ना करने पर बैंक ने उनकी सारी जायदाद को कब्ज़ा कर लिया था। वह आसमान से ज़मीन पर आन गिरे थे। उनका आलीशान मकान भी नीलाम हो गया था। अब वह किराए के मकान में रहने लगे थे। उलझन इतनी थी कि उस पल ईशा को असफंद का कच्चा मकान बहुत याद आया। हवादार अपने घर से ज़्यादा अच्छा लगा। अब तो एकदम कदम कदम पर उसे असफंद याद आने लगा था, जिसे उसने अपनी गरीबी की वजह से ठुकरा दिया था, जिसने उसने और उसके घर वालों ने गरीबी की वजह से ठुकरा दिया था। और आज वह खुद को कोड़ी कोड़ी का मोहताज समझ रही थी। मुइज़ कमाल ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा था और इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि बात बात पर लड़ने लग जाता था। घर आता तो ज़्यादातर खामोश झुलझुलाता था। वह भी अब उससे कोई बात नहीं करती, बस काम होता तो ज़रूरत की उससे बात करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। ईशा ने उससे कहा कि उसे मार्केट से अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी हैं। ये बात सुनकर वह भड़क ही तो गया। उसने कहा, मुइज़ कमाल इतने गुस्से में बोला, मैं डाके डालूं
क्या करूं जब तुम्हें पता है कि फिजूल खर्ची के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर भी तुम मुझे बाहर मार्केट जाने के लिए सामान को कह रही हो। तो फिर मुझे क्यों इतना तंग कर रही हो मुइज़? अब तो जो ज़रूरत होगी वह तो पूरी करनी है ही, और ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे आपसे ही मांगना है। तुम्हारी वजह से आज मैं आसमान से ज़मीन पर आन गिरा हूँ। मनहूस हो तुमने मुझे भी बर्बाद कर दिया। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी। अब तुमसे शादी की, और वो भी वह जाने क्या क्या कह रहा था। नन्हे मुन्ने हादी की आवाज़ सुनकर वह कमरे में चली गई। हादी के साथ वह भी खूब रोई थी। मोहब्बत और रिश्ते ऐसे भी बदलते हैं उसको नहीं मालूम था, क्योंकि एकदम से मुइज़ की मोहब्बत एकदम से बदल चुकी थी। मुइज़ पूरी तरह से बदल चुका था। हादी का दूध और बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी उसको भी तो लाना था। वो कैसे उसका सामान उसकी ज़रूरतें पूरी करती? वह खुद तो जैसे गुजारा कर लेती, लेकिन हादी तो बच्चा था, इसलिए उसने हादी को उठाया, घर में ताला लगाया और अपने जेवरों में से बेचने वाली ईयररिंग बेचने के लिए सुनार के पास चली गई। वह सोच रही थी कि वह जॉब करेगी, अपने और अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी तो गुजारनी ही थी। अब जैसे भी गुजरे, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, कभी भी अपनी दौलत हो या कुछ भी हो घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने दौलत दी है तो वो छीन भी तो सकता है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप सब के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।